नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस योग पर आधारित सत्र योग शक्ति में। मैं हूं तन्वी खुराना और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं लाइव ई विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक। सोमवार से लेकर शनिवार तक हम यहाँ उपस्थित होते हैं एक नया विषय लेकर हर दिन, और आप तक कुछ योग की क्रियाएं पहुंचाई जाती हैं। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है योगिक मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, जिन्हें हम स्पेशली नीड चिल्ड्रन भी कह सकते हैं, जिन्हें हम दिव्यांग जन भी कह सकते हैं। बहुत सारे नाम है पर उनके जो चैलेंजेस है वो सेम है। बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो इस एक कैटेगरी में आती हैं। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं ये आप तक पहुंचाया जाएगा। अगर जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं रोज़ योग करेंगे तो उनकी जो कुछ पेन्स हैं वो कम हो सकते हैं, उनकी जो ज़िंदगी है उसमें थोड़ी सी मदद मिल सकती है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी आज के इस सत्र में। अगर आपके पास कोई सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो हम तक ज़रूर पहुंचिए। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, नंबर है 8800440559। इस पूरे सत्र को आप तक पहुंचाया जा रहा है CIET NCERT के माध्यम से, और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का पूरा श्रेय जाता है आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान को। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक योग इंस्ट्रक्टर। आइए आपका परिचय उनसे करवाएंगे। हमारे साथ हैं कंचन जी, स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक डेमोन्स्ट्रेटर भी मौजूद हैं जो आपको सारी योग की क्रियाएं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही क्लैरिफिकेशन के साथ पहुंचाएंगे। हमारे साथ है मिस्टर मुरली MR, स्वागत है मुरली आपका। मुरली MSc स्टूडेंट है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग से, और अगर आपके पास कोई सवाल हैं हमारे इस सत्र से जुड़े हुए, इस विषय से जुड़े हुए, तो हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है mdniy@yahoo.co.in। इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे, जो कि है NCERT ऑफिशियल। उसके लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। 8:45 तक हम यहाँ मौजूद रहेंगे। बहुत सारी बातचीत होगी, बहुत सारी योग की क्रियाएं आप तक पहुंचाई जाएंगी इस विषय से जुड़ी हुई। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम आपको एक सूचना ज़रूर देना चाहेंगे, जो कि है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी से जुड़ी हुई। We are extremely proud of the fact that India assumed G20 presidency and would convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country this year, that is 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding global pragmatic solutions for the well-being of all, and in doing so manifest its true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or should I say the world is one family. तो चलिए इसी के साथ इस बातचीत को शुरू करते हैं, सत्र को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल हम हमारी मेहमान कंचन मैम से पूछना चाहेंगे। मैम, जैसा कि मैंने बताया, जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स होते हैं उनकी कुछ कैटेगरीज होते हैं। अगर हम विजुअली इम्पेयर्ड बोलें या फिर सेरेब्रल पाल्सी बोलें, ये सभी इस कैटेगरी में आती है। तो आप क्या हमें बताना चाहेंगी एक छोटी सी डेफिनेशन कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स कौन कौन से होते हैं, और साथ ही साथ ये जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं। और क्योंकि जब हम योग करते हैं तो हम फिजिकली और मेंटली तो फिट रहते ही रहते हैं, उसके अलावा हमें कुछ कॉन्फिडेंस, अलग सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो क्या ये डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए भी लागू होता है? जी, तो सबसे पहली बात, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप जो दिव्यांगता को अगर हम परिभाषित करें तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं उसकी हिस्ट्री के पास जाती हूँ। इन 1995 में द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पास हुआ था, जिसको अभी संशोधित करके द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 पारित किया गया है, जिसके अंदर जो 7 प्रकार की दिव्यांगताएं थीं उनको वो चेंज करके 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में रूपांतरित किया गया है। अब जो टोटल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हैं जिनको हमें दिव्यांगताएं कहा जाता है वो 21 प्रकार की हैं, जिसमें डिफरेंट जैसा कि आपने भी कहा बहुत से तरीके से आती हैं। उसको हम अगर प्रिसाइजली करेक्टराइज करें तो वो 5 तरीके में आ जाएंगी। आपकी सेंसेस के बेसिस पे फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल एंड उसके बाद में मल्टीपल डिसऑर्डर, जिसमें एक नहीं अनेक प्रकार की आपको वो देखने को मिलती है। जैसा कि पहले इस शब्द को भी बहुत नकारात्मक रूप से देखा जाता था कि इसको विकलांग या अपंग इसको संबोधित करके कहा जाता था, तो उस शब्द की अपनी एक नकारात्मक ऊर्जा होती थी।
अभी दिव्यांगजन, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर हम समझे तो द पर्सन विद डिवाइन बॉडी पार्ट, अर्थात उन लोगों के पास में कुछ डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं जो एक सामान्य जन के पास भी होती हैं, तो उसके अलावा उनके पास में एक अलग कॉन्शियसनेस होती है। योग का शाब्दिक अर्थ भी जोड़ना है, जिसको हम हठ योग प्रदीपिका जो हमारा योगी ग्रंथ है उसके चैप्टर 1 के 64 नंबर श्लोक में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो योग का अभ्यास है वो एक वृद्ध, रोगी या फिर आपके जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं वो भी उस अभ्यास को आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए कोई उम्र का कोई भी बैरियर नहीं है। तो आज की हमारी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं योग की, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो स्पेशली एबल्ड पीपल हैं, जिनको एक स्पेशल केयर की ज़रूरत है, वो सिर्फ एक भाषा को समझते हैं, दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ लव एंड अफेक्शन। उनके लिए योग उनके जीवन का एक अनिवार्य अंग बन सकता है। जितने भी आज की हमारी क्रियाएं होंगी, अभ्यास होंगे, उनको आपको सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखते हुए करना है। पहली, आपकी सजगता, दूसरी आपकी क्षमता, और तीसरा शांत चित्त होकर। जो भी आपको अभ्यास करवा रहे हैं या जो भी आपका सहायक हैं, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, केयर टेकर जो भी हैं, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन अभ्यास को कोई भी जोर ज़बरदस्ती के साथ आप नहीं करवाएंगे, ना ही करेंगे। जो भी आप प्रैक्टिसेस अभी इंट्रोड्यूस होंगी वो आपको बेसिकली फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी, और जो डिफरेंट तरीके से आपके बॉडी में दर्द होते हैं, पेन होते हैं, उनको ओवरकम करने में मदद करेगी। बिल्कुल। और कौन फिज़िकली, इमोशनली एंड मेंटली फिट नहीं रहना चाहता है। तो मुझे लगता है हमारे सभी जो दर्शक हैं इस वक्त हमें देख सकते हैं, और अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं या फिर आपके आसपास कोई ऐसे हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, आप उन्हें ये प्रोग्राम ज़रूर सजेस्ट कीजिए, और ये प्रोग्राम से अगर उन्हें मदद हो तो ये बहुत अच्छा होगा। तो चलिए इस प्रोटोकॉल को शुरू करते हैं। और मैम, क्या आप हमें बताना चाहेंगी वो कौन कौन सी योग की क्रियाएं हैं जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल आराम से कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आज का हमारा सत्र उसी पर आधारित है। चलिए प्रारंभ करेंगे। अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा करें, संभव हो उतना धीरे से आँखों को बंद करें। आँखों को बंद करके अपने शरीर पर पूरी तरह से ध्यान दें। उन लोगों के लिए पूरी तरह से अपने शरीर को स्थिर रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो बस जितना संभव हो उन लोगों के साथ खुद को जुड़ने का प्रयास करें। एक इंट्यूशन जो आपका आंतरिक है, अंतःकरण में पूरी तरह जाने की कोशिश। एक लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे खाली कर दें। पुनः एक लंबा गहरा श्वास भरें। एक बार दीर्घ ओम के उच्चारण के साथ प्रार्थना को प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने। इनहेल, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति। धीरे से अपने हाथों में घर्षण का अपने आकृति बनाएं और पलकों पर रखते हुए मुस्कुराते हुए वापस आ जाए। जैसा कि प्रार्थना से स्पष्ट है, पूर्णमता जो भी संसार में है वो पूर्ण है। उससे आप कितना भी निकालिएगा वो पूर्ण ही शेष रहता है। उसी पूर्ण से हम अपने आप को संपूर्ण करते हैं। आज का हमारा जो पहला अभ्यास है वो है वातक्रम कपालभाति। एक बार फिर से बिल्कुल सजगता के साथ आपको अभ्यास करना है। जो भी आपको मदद कर रहे हैं उन लोगों को बिल्कुल जोर ज़बरदस्ती आपको नहीं करवानी है। सहज जितना संभव हो उतना आपको करना है।
ये पूरी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होगी जो आपकी बॉडी से जो भी अपान वायु है, बैड एयर है, उसको शरीर से बाहर निकालती है। वात क्रम कपालभाति। एक्टिव एक्सेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। श्वास को भरते हुए पूरा ध्यान आपके पेट वाले भाग पर। देख जाएंगे एक बार, श्वास को भरा, एक्सेल करते हुए एब्डोमेन को फोर्सफुली इनहेल और एक्सेल करना है। एक्टिव एक्सेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। ध्यान पूरा अपना नाभि वाले भाग पर। जो भी प्रैक्टिसेस आपकी मिडिल मेरिडियन में होती हैं वो सारे अभ्यास आप कर सकते हैं। शरीर को एक नई तरोताज़ा रूप प्रदान करता है, बिल्कुल सहज रूप से, जितना संभव हो। आवृत्तियाँ आप अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाएंगे। फिर से एक लंबा गहरा श्वास भरें और कुछ पल रुकें। पुनः एक बार फिर इस क्रिया को दोहराएंगे। भरिए लंबा गहरा श्वास एंड स्टार्ट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव एक्सेलेशन। बिल्कुल सहज, जितना संभव हो उतनी क्षमता के अनुसार आराम से इस अभ्यास को करना है। शरीर को स्थिर रखते हुए संभव हो उतना। धीरे से वापस। नेक्स्ट प्रैक्टिस इज मुख भस्त्रिका। आपको जैसे हम इनहेल करते हैं तो उस टाइम पे नाक से इनहेल करना है और माउथ से एक्सेल करना है। श्वास को भरना है नाक से और लंबा गहरा श्वास खाली करना है आपके मुंह से। जैसे मोमबत्ती को बुझाते हैं वैसे आप छोटी छोटी चीज़ें ले सकते हैं। कोई भी फेरी टेल सामने रख सकते हैं, उसको बुझाइए, मोमबत्ती को बुझाइए। इस तरीके से इनहेल किया और पूरा एक्सेल करते हुए मुंह से श्वास को खाली। यस, इनहेल अगेन, कंप्लीट एक्सेल थ्रू योर माउथ। कंटिन्यूस प्रैक्टिस को 10 से 20 बार आप अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएंगे। श्वास को भरा, खाली किया। यस, पुनः श्वास को भरा और खाली किया। ये आपके शरीर से सेम वही जितनी भी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, आपके कार्डियोवास्कुलर, आपकी लंग कैपेसिटी और पूरा ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है। डिफरेंट डिजीज में ये डिफरेंट तरीके से आपको हेल्प करती है। धीरे से वापस आंखों को बंद कीजिए और रुकिए कुछ पल। दृष्टिहीनता या फिर आपको जो अलग अलग प्रकार के विकार हैं उसमें आप इस अभ्यास से पूरी तरह से अपने आप को शांत चित्त कर सकते हैं। ओवर एग्रेसिव बिहेवियर होने की वजह से, हाइपर एक्टिव होने की वजह से आप अपने आप को शांत करने के लिए इन अभ्यासों का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी प्रैक्टिसेस आपको काम और कंपोज बनाएंगे। चलिए अब कुछ चालन क्रियाओं की तरफ बढ़ते हैं। हमारी आज की जो पहली चालन क्रिया है वो है आपकी गर्दन वाले भाग के लिए ग्रीवा चालन। श्वास को भरते हुए अपने गले को, गर्दन को ऊपर की तरफ उठाइए। यस, एक्सेल करते हुए धीरे से नीचे की तरफ। श्वास को भरते हुए पुनः ऊपर, धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए बिल्कुल नीचे। ध्यान बस इतना रखना है कि मूवमेंट को जितना सरल संभव आप करवा सकते हैं या कर सकते हैं उतना करने की कोशिश। श्वास को भरा और खाली करते हुए नीचे, धीरे से सेंटर में वापस। कुछ मूवमेंट करने के बाद में हम फिर से ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारी जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है वो आपकी जो नेक की स्टिफनेस है, शरीर में जो दर्द है, उनको रिलीज करेगी। तो हमारी पहली जो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस रहेगी वो है उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि, जो कि आपके पूरे वॉइस बॉक्स को, इस पार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए हेल्प करेगी। तो पूरा ध्यान आपको गले के वॉइस बॉक्स वाले भाग पे, ट्रैकिया वाले भाग पे रखना है। पूरा लंबा गहरा श्वास भरना है और खाली करना है। एक्टिव एक्सेलेशन, एक्टिव इनहेलेशन। श्वास को लगातार भरना है और खाली करना है, बिल्कुल सहज स्थिति में। कोई तनाव नहीं लेना, खेल की तरह आपको इस अभ्यास को करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बिल्कुल सहज तरीके से। श्वास को भरा, खाली किया, श्वास को भरा, खाली किया। उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि, ये जिनको बोलने में कठिनाई होती है उन लोगों के लिए इस अभ्यास का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, क्योंकि यह आपके विशुद्धि चक्र को मजबूत करता है। उच्चारण, जिनको भाषा और लैंग्वेज संबंधी जो दिक्कत होती है उसमें ये हेल्प करता है। दूसरा अभ्यास हमारा बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास है, जिसमें आपकी इंटेलेक्चुअल पावर, जो बिहेवियर पावर है, उनको इंक्रीज करेगा। पूरा ध्यान रखते हुए धीरे से गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास को पूरा लंबा गहरा भरें और खाली कर दें।
लगातार इसी अभ्यास को करते रहना है। आपकी जो ब्रेथ की मूवमेंट है वो बिल्कुल सहज होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती अपने श्वास प्रश्वास के साथ नहीं करनी है। जितना ईजी तरीके से आप जा सकते हैं, बस लंबा गहरा श्वास लेना है और खाली करना है। ब्रेन पावर पूरा ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, तो आपकी मेमोरी पावर को भी बूस्ट कर रहा है। बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक, जब हम लोगों का बिहेवियर चेंज आता है, जिस तरीके से जो डिफरेंट डिजीज़ होती हैं उनमें ये सारी तरीके से हेल्प करेगी। धीरे से वापस। नेक्स्ट इज मेधा शक्ति विकासक, ठुड्डी को कंठकोप से लगाना है और सेम अभ्यास ब्रीदिंग को लगातार करना है। श्वास को भरते हुए लंबा गहरा श्वास, खाली करते हुए बिल्कुल सहज स्थिति में। ध्यान आपका पूरा आपकी गर्दन के उभरे हुए भाग पर, एकदम सहज स्थिति में। यह अभ्यास जो मेंटली रिटार्डेड पीपल होते हैं या उनको मानसिक रोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, परंतु फिर भी अगर एक सहज एक आत्मीय भाव से अगर उनको यह अभ्यास एक इंस्ट्रक्टर के माध्यम से कराया जाए तो थोड़ा सा उसमें हम सफलता पा सकते हैं। धीरे से वापस। हमारा अगला अभ्यास स्मरण शक्ति विकासक। धीरे से अपनी आंखों को झुकाते हुए 4 फीट की डिस्टेंस पे आपको देखना है। सहज भाव से गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी और सेम डीप इनहेल डीप एक्सेल या फिर रैपिड इनहेल रैपिड एक्सेल। श्वास को भरिए और धीरे धीरे खाली करिए। मैं पुनः एक ही चीज़ दोहराऊंगी कि अभ्यास को आपको अपनी क्षमता और सजगता और सरलता के साथ करना है। कोई भी तनाव आपको नहीं लेना है। जो भी आपकी मदद कर रहे हैं, बस ब्रीदिंग को, जैसे आप श्वास को ले रहे हैं और शरीर से बाहर छोड़ रहे हैं, उसको थोड़ा सा सोचते समझते हुए, देखते हुए आप उस अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे। यस, 1 डीप इनहेल एंड रिलैक्स। कुछ पल के लिए बस शरीर को स्थिर करें और देखें जो भी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस आपने करी है उनसे क्या प्रभाव आपके शरीर पर आया है, उसको महसूस कीजिए। थोड़ा सा रुकिए। चलिए अब कुछ मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम जो नेक मूवमेंट करने वाले हैं, पुनः हम ब्रीदिंग से पहले जो किया था ग्रीवाचालन, उसको करेंगे। तो अब श्वास को भरते हुए धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाइए। श्वास को खाली करते हुए धीरे से नीचे की तरफ लेकर आइए। श्वास को भरते हुए सेंटर में आइए। श्वास को खाली करते हुए कान को दाईं तरफ लेकर जाइए। झुकाइए गर्दन को दाईं तरफ। श्वास को भरते हुए ऊपर उठिए। श्वास को खाली करते हुए जाइए बाईं तरफ। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सेंटर में आइए। श्वास को खाली करते हुए पूरा घूर्णन कीजिए, रोटेट कीजिए दाएं से बाएं की तरफ। धीरे धीरे गर्दन को पूरा घुमाइए सहज स्थिति में, जितना संभव हो सरल तरीके से। वापस यहीं से पूरा नीचे नहीं जाना है, बिल्कुल आराम आराम से वापस वहीं से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। 3 से 4 बार ग्रीवाचालन नेक मूवमेंट। बहुत सरल, सहज और आसान तरीके से आपको इन प्रैक्टिसेस को करना है। एकदम धीरे धीरे अपनी नेक मसल्स को फील करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए इस मूवमेंट को करना है सहज स्थिति में। धीरे से आएंगे वापस। कुछ पल रुकेंगे यहीं पे, मुस्कुराते रहेंगे और धीरे से अब कंधों की तरफ बढ़ेंगे। शोल्डर मूवमेंट। दोनों हाथों को हम चाहें तो अपने कंधों पर रख सकते हैं, उंगलियों को आपस में मिलाते हुए। अब घूर्णन करना है, धीरे धीरे शोल्डर्स को रोटेट करना है पूरा क्लॉकवाइज। जिन लोगों को जो ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज़ हैं, वो लोग शोल्डर मूवमेंट बिल्कुल सहज तरीके से सिर्फ अपने शोल्डर की मसल्स को मूव कर सकते हैं। धीरे धीरे 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बिल्कुल सहज और शांत स्थिति में। कोई भी जोर जबरदस्ती अपनी किसी भी प्रैक्टिस में आपको नहीं करनी है। धीरे से रिलीज, वापस हाथों को रिलैक्स करें। अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं और जैसे दोनों हाथों को मूव करते हैं इस तरीके से दोनों हाथों को हिलाना है अच्छे से। शोल्डर का मूवमेंट भी करना है और धीरे धीरे दोनों हाथों को हिलाना है। धीरे से वापस, धीरे से वापस, धीरे से वापस। रिलैक्स। नीचे आंखों को बंद करें, सहज स्थिति में रुके कुछ यहीं पर। अब आगे हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ आसनास की। जो भी आसन हम आज करने वाले हैं वो आसन हम अपनी जो चेयर है उस पर बैठकर कर रहे हैं। ये उन सभी के लिए अभ्यास है जो चल नहीं सकते,
तो वो बैठकर, जिस स्थान पर आप बैठे हो उस स्थान पर बैठकर सहज रूप से आप इन आसनास को कर सकते हैं। ये सारे आसन आपके स्पाइन के जो 6 पॉसिबल मूवमेंट हैं उनको मद्देनजर रखते हुए लिए गए हैं, जिसमें पहला हमारा आसन है ताड़ासन। सहज स्थिति में कमर को जितना संभव हो उतना सीधा करके बैठना है। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। आराम से दोनों उंगलियों को इंटरलॉक करना है, फिंगर्स को टर्न करना है और हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। ताड़ासन ये आपकी स्पाइन को अपने लंबर रीजन से लेके आपके टॉप ऑफ द हेड तक उसको एक अलाइनमेंट प्रदान करता है। इसमें जब भी हमें होता है तो हमारे जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है डिसेबिलिटी में वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। आपका ब्रेन और आपकी जो स्पाइन है उसका कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाता है। तो उन सबको धीरे धीरे वापस मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए ताड़ासन बहुत अच्छी क्रिया है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगी आपकी स्पाइन में। दूसरा, जो बॉडी में डिफरेंट टाइप का दर्द होता है, जो पेन होता है, उन सबको सहज और रिलैक्स करेगी। बिल्कुल कुछ पल के लिए यहीं पर रुकना है। नेत्रहीनता में आप अपने शरीर को जब बंद आंखों से ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें आप अपनी मसल को एक एक मूवमेंट को बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं। तो बस अपने शरीर को देखिए, सहज भाव से जितना संभव हो उतनी देर रुकना है और धीरे धीरे वापस आना है। बिल्कुल आराम से सहज स्थिति में रिलैक्स होकर कुछ पल यहीं रुकना है। अगला हमारा जो अभ्यास रहेगा तिर्यक ताड़ासन। ये अब हमारी स्पाइन का लिटरल मूवमेंट रहेगा। श्वास को भरा, फिर से हाथों को ऊपर की तरफ खींचा। अब धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए अपनी दाईं तरफ झुके, जितना संभव हो उतना। श्वास को भरते हुए धीरे से वापस आएं। अब संभव ना हो दोनों हाथों को रिलैक्स कीजिए। एक हाथ को नीचे रखें, दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ से बेंड करते हुए झुके दूसरी तरफ। एक्सेल, तिर्यक ताड़ासन। ये सारी प्रैक्टिसेस आपकी स्पाइन के ऑब्लिक स्ट्रेच और लिटरल बेंडिंग को इम्प्रूव करेगी। जो पेन है, जो दर्द है, उसको ओवरकम करने में आपकी मदद करेगी। श्वास को भरें धीरे से ऊपर, एक्सेल करते हुए जाएं दूसरी तरफ। श्वास को खाली करते हुए जाइए दूसरी तरफ। बिल्कुल सहज स्थिति में जितना संभव हो उतना ही, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। धीरे से वापस तिर्यक ताड़ासन। कुछ पल रुकें यहाँ पर, देखें, ठहरें। समान भाव से धीरे से दूसरी तरफ बढ़ें। अब हमारी जो अगली प्रैक्टिस है अर्धचक्रासन। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों से आर्च बनाइए अपनी कमर में, जितना हो सके धीरे धीरे, संभव हो उतना कर्व बनाना है। बस रुकना है कुछ पल यहीं पर। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य है। अर्धचक्रासन बिल्कुल सहज स्थिति में श्वास प्रश्वास। श्वास को खाली करें, वापस धीरे से सीधा करें कमर को। श्वास को भरते हुए एक बार पुनः आर्चो बैक। इस बार आप अपनी कमर को या फिर सपोर्ट ले सकते हैं, जितना आप सपोर्ट लेना चाहें उतना, और धीरे धीरे जाने की कोशिश पूरी तरह पीछे। अर्धचक्रासन आपकी कमर की स्पाइन की मोबिलिटी को बढ़ाता है और हार्ट ओपनिंग, तो आपके कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। धीरे से श्वास को भरते हुए वापस। नेक्स्ट अभ्यास हमारा रहेगा पादहस्तासना। पहले सहज स्थिति में बैठें, खुद को रिलैक्स करें पूरी तरह से। श्वास को भरते हुए बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आपको आगे की तरफ झुकना है। इसको हम वेरिएशन के साथ कर रहे हैं। पहले दोनों हाथों को धीरे से ऊपर की तरफ उठाते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जाएं। सहज स्थिति में बिल्कुल आराम से। पादहस्तासना। अपने पेट को अपने थाई से लगाना है। संभव हो उतना इस अभ्यास को करना है। कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी, बिल्कुल सहज स्थिति में। पादहस्तासना। कमर को सीधा करने की कोशिश करनी है। गर्दन को नीचे की तरफ झुकाना है। गर्दन को बिल्कुल आराम से नीचे की तरफ झुका दीजिए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पूरा झुकाइए। कमर को सीधा कीजिए। धीरे से वापस श्वास को भरते हुए धीरे धीरे उठिए, बिल्कुल सहज स्थिति में। इसी अभ्यास को हम दूसरे तरीके से अगर हम करें तो हाथों को नीचे की तरफ रखें और सहज स्थिति में सिर्फ 90 डिग्री तक ही थोड़ा सा अपने आप को बेंड करेंगे। पादहस्तासन बिल्कुल आराम से, बस इतना। यहाँ पे अपनी कमर को देखना है, कमर को सीधा रखना है और
शांत भाव से कुछ पल यहीं पर रुकना है। बहुत बढ़िया। धीरे से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। ये जितनी भी क्रियाएं, ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हम कर रहे थे, ये सारी संभव हो जो लोग खड़े नहीं हो सकते, ऑर्थोपेडिक लोकोमोशन जो आपका है, तो उसमें आप इन प्रैक्टिसेस को बैठकर चेयर पर, व्हील चेयर पर, जिस तरीके से भी कर सकते हैं कर सकते हैं। जो लोग प्रैक्टिसेस, अब जो हम आगे की तरफ प्रैक्टिसेस बढ़ेंगे उसमें हम डिफरेंट और प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करेंगे। जी मैम, इतना इंट्रोडक्शन देने के लिए और ये जितनी भी आपने योग की क्रियाएं करवाई, मुझे लगता है अगर जो हमारे दर्शक हैं जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इससे। पर हम आपसे यहाँ पर कुछ जानना चाहेंगे, जैसे ये जो योग की क्रियाएं हैं, अगर एक आम व्यक्ति करते हैं तो हम कहते हैं कि वो इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली फिट रहते हैं। तो इसी तरह अगर ये आसन रोज़ की ज़िंदगी में डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स अपनाते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनसे उन्हें कुछ मदद मिल सकती है और उनकी जो आम जिंदगी है, उनके चैलेंजेस थोड़े से आसान हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आसान हो सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस ऑब्वियसली उन लोगों के लिए वो चीज़ें करवा पाना हर किसी के लिए आसान नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो इन प्रैक्टिसेस को करे कैसे। हाँ। तो उसमें आपके लिए जो बेनिफिशियल होंगे वो किस तरीके से होंगे? फिजिकली आपको इम्यूनिटी प्रदान करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, मेंटली आपको थोड़ा सा उन चीज़ों की तरफ कोप अप, जैसे जो आपने डिफरेंट डिसऑर्डर्स देखे थे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि वो स्वलीन होते हैं, पूरी तरह से उनका बिहेवियर होता है वो इंट्रोवर्ट होता है, और वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं कि कभी वो बिल्कुल खुश हैं, कभी वो बिल्कुल एकदम गुस्से में हैं। तो उन लोगों के लिए ये जो ब्रेथ प्रैक्टिसेस हमने करी हैं, ये उनको एक डायरेक्शन देती है। ये उन लोगों को बहुत अच्छे से अपने एनवायरनमेंट को एक्यूमुलेट करने में हेल्प करती है। दूसरा, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है समाज की उपेक्षाओं के साथ में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना। तो उसमें जो योग है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें वो उनको योगदान देता है उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में, उनकी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करने में, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, और उनके शरीर को थोड़ा सा, अपने शरीर को सहज और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में। तो हम कह सकते हैं कि इन योग की क्रियाओं से उनकी ज़िंदगी जो है थोड़ी सी आरामदायक हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम इस सत्र को आगे बढ़ाना चाहेंगे। जी, चलिए अब हम कुछ आसन करेंगे जो लेटकर करने वाले आसन हैं, जिसमें आप अपने शरीर को पेट के बल लेटाएंगे, सहज स्थिति में जितना संभव हो उतना। पेट के बल लेटने के बाद जो हमारा पहला अभ्यास रहेगा वो रहेगा भुजंगासन। भुजंगासन बेसिकली आपके जो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन लोगों के लिए, और आपके हार्ट ओपनिंग आसनास में इसको कहा जाता है, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाएगा। तो दोनों हाथों को अपने छाती के अगल बगल रखिए, पैरों को पीछे से मिलाइए, श्वास को भरते हुए जितना संभव हो उतना हमें ऊपर की तरफ उठना है, सहज स्थिति में। ये सारी क्रियाएं मैं फिर से दोहराऊंगी कि ये अपनी क्षमता के अनुसार और जिस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और योर इंस्ट्रक्टर, आप उनको मॉडिफाई करके इन प्रैक्टिसेस को कीजिएगा। कोई भी जोर जबरदस्ती आपको नहीं करनी है। श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे वापस, बिल्कुल आराम से, सहज स्थिति में। अब दोनों हाथों को अपने साइड में सीधा कर दीजिए। अब बस सिर्फ आपको आपकी ठुड्डी और छाती वाले भाग को उठाना है। श्वास को भरते हुए सिर्फ आपका ठुड्डी और छाती वाला भाग, सहज, बस इतना ही। यहाँ पर आपको रुकना है कुछ पल के लिए। ये आपकी स्पाइन की मोबिलिटी को बढ़ाता है। सहज स्थिति में जितनी देर रुकने के बाद में धीरे से वापस जाना है। भुजंगासन, यस, ये आपकी स्पाइन के लिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अब इसका काउंटर पोज हम करेंगे। अब हम इसका काउंटर पोज करेंगे। धीरे से दोनों हाथों को अपनी पैरों के नीचे रखिए और श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाइए। यस, सहज स्थिति में धीरे धीरे रिलैक्स एंड गो बैक। से वापस शलभासन, करवट लेंगे और कमर के बल लेट जाएंगे। धीरे से, आराम से, किसी की मदद से, सपोर्ट से आपको आराम से उनको लेटाना है। आराम से उनको कमर के बल लेटने के बाद में कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो उनके ब्रेन में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है। वो प्रैक्टिसेस आप उनको करवा सकते हैं। समय के अभाव की वजह से मैं सिर्फ उन प्रैक्टिसेस को आपको नाम से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे आपका विपरीत करणी आसन है, सर्वांग आसन है, और वो सारे आसना जिसमें ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ जाता है
उन सारी प्रैक्टिसेस को आप उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब हम आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए काय स्थिरम, जिसमें आप अपने शरीर को, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिलैक्सेशन। इस वक्त उनके शरीर में वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाते या फिर उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उनका लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है वो होता है रिलैक्सेशन, जिसमें आप अपने शरीर को एक सीधी आरामदायक स्थिति में लेटा लीजिए। उसके बाद में बस शरीर को एक बार शांत मन से देखना है। पूरा लंबा गहरा श्वास भरना है। शवासन की स्थिति में आपका शरीर लेटा हुआ है और बिल्कुल आराम आराम से उसमें श्वास प्रश्वास को सहज भाव से देखना है। पूरा लंबा गहरा श्वास। आप चाहें तो उन लोगों के लिए कोई डीप रिलैक्सिंग मेडिटेटिव म्यूज़िक भी आप उनको लगा के दे सकते हैं, जिससे वो थोड़ा सा उसमें अपने ब्रेन को, अपने माइंड को काम और कंपोज महसूस करें। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास को एकदम सहज स्थिति में लंबा और गहरा करने की कोशिश, डीप रिलैक्सेशन। एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करने की कोशिश। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स, स्थिर बिल्कुल। लंबा गहरा श्वास पुनः भरें। धीरे से अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं, संभव हो उतना, और करवट लेके धीरे से बैठ जाएं। अब हम उन प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आती है प्राणायाम की तरह। तो उसमें हम 2 मुख्य प्राणायाम करेंगे जो गर्मियों की वजह से आप उनको अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें शीतली और शीतकारी प्राणायाम है। तो कमर गर्दन जितना संभव हो उतना सीधा करके बैठें। जो लोग, जिनकी हैवी टंग होती है या पैलेट से टच होती है, वो लोग शीतली नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए शीतकारी प्राणायाम। दोनों दांतों को मिलाइए। दांतों को मिलाते हुए श्वास को भरना है अपने टीथ से। श्वास को भरें और नोज से खाली कर दें। ये हाइपर एग्रेसिव, हाइपर एक्टिव उन सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्राणायाम है, क्योंकि ये आपके दिमाग को कूलिंग और कामिंग सेंसेशन देता है, उनको शांत करता है। दांतों से श्वास को भरना है और धीरे धीरे खाली करना है नाक से। शीतकारी प्राणायाम बहुत बड़ा, जिन लोगों से संभव हो वो लोग शीतली प्राणायाम भी कर सकते हैं। अब हम श्वास को भरें और देखिए, यस, रिलैक्स। नेक्स्ट इज शीतली। जीभ को बनाना है, अपनी रोल करना है और शेप बनानी है। अब श्वास को भरना है अपनी जीभ से, टंग से। एक्सेल करना है नोज से, बिल्कुल धीरे धीरे। ये उन लोगों के लिए जो संभव हो उतना आपकी जीभ को शेप दे सकते हैं। उन लोगों के लिए आप शीतली प्राणायाम भी कर सकते हैं। इनहेल, एक्सेल थ्रू योर नोज। शरीर को शांत, जो एक्सेस हीट होती है उसको शरीर में रिलैक्स करने में मदद करता है। धीरे से वापस, धीरे से वापस। अब बस सहज स्थिति में बैठ जाइए। आज का अभ्यास हम प्रणव जप के साथ यहीं पे विराम देंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर करते हुए अकार, उकार और मकार का उच्चारण हम करेंगे। ये उच्चारण आप जितना संभव हो उतना उन लोगों को सुना भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, और संभव हो उतना आप बोलिएगा। चलिए, लंबा गहरा श्वास भरें। जब अकार का उच्चारण किया, पूरा ध्यान आपके नाभि वाले क्षेत्र पर। उकार का उच्चारण, ध्यान पूरा आपके छाती वाले भाग पर। श्वास को भरें। ओ। मकार का उच्चारण, श्वास को भरे, ध्यान पूरा आपके भूमध्य वाले भाग पर। एक लंबा गहरा ओम का उच्चारण 3 बार शांत। लंबा गहरा श्वास।
शांति शांति शांति। आंखों पर रखें और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम आपका। आपने जितनी भी योग की क्रियाएं थी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए लाभदायक हो सकती थी, उन्हें उन तक पहुंचाई। मैम, जाने से पहले हम कुछ आपसे पूछना ज़रूर चाहेंगे। इसी विषय से जुड़े हुए हमारे पास कुछ सवाल हैं। और जैसे अगर कोई बीमारी हो गई, हमने बहुत सारी मूवीज़ में भी एक्चुअली ये सब बीमारियां देखी। अगर हम तारे ज़मीन पे की बात करें तो उसमें हमें डिसलेक्सिया नज़र आता है। अगर हम पा जैसी मूवी देखें तो हमें प्रोजेरिया नज़र आता है। और प्रोजेरिया एक बच्चे को था, और यही जो डिसलेक्सिया था वो भी एक बच्चे को था। पर यही अगर हमने ब्लैक मूवी देखी तो उसमें हमें अल्जाइमर्स नज़र आया, जो कि एक सीनियर सिटीजन को था। तो अगर हम एज डिफाइन करें तो इन बीमारियों के लिए क्या कोई एज डिफाइंड है, या इनसे कभी भी किसी को भी दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल, जैसे कुछ बीमारी होती है जो क्रॉनिक होती है, कुछ होती है बाय बर्थ होती है, कुछ होती है जो विद क्लैमिटी विद नेचुरल उसकी वजह से आ जाती है। कुछ आपके ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं, वो बाय बर्थ भी हो सकते हैं, कुछ आपके बाय बर्थ होते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको किसी स्ट्रोक ट्रॉमा की वजह से हो जाती हैं। तो ये सारी जितनी भी डिजीज़ होती हैं या जितनी भी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ये विद बाय बर्थ भी हो सकती हैं और विद डिफरेंट एज रिपीटेटिव भी हो सकती हैं। जैसे कुछ आप उसको अगर ऑटिज्म को देखते हैं तो वो एक तरीके से ऐसा बिहेवियर हो गया कि जिसमें वो विद द एज वो एग्रेसिव भी हो सकता है और वो शांत भी हो सकता है। वो बच्चे आइसोलेट भी कर सकते हैं खुद को, और वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव भी हो सकते हैं। जैसे आपने तारे ज़मीन की बात कही, तो उसमें उन लोगों की स्किल्स ज़रूरी नहीं है उनको लिखने पढ़ने, कुछ एबिलिटीज़ होती हैं जिनको वो नहीं कर सकते। उसके अलावा उनमें बहुत एक्स्ट्रा टैलेंट होता है। हमारे पास में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं आज के टाइम में भी, जिन लोगों के पास में फिजिकल बैरियर होते हुए भी उन्होंने देश दुनिया में अपना बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। बिल्कुल। जैसे गिरीश शर्मा जी, जिन्होंने बैडमिंटन प्लेयर एक पैर ना होने के बावजूद भी, और बहुत से ऐसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं एक फीमेल जिनको ट्रेन से धक्का देने के बाद में उनके पैर नहीं रहे थे। विद जयपुर फुट या जो भी हेल्प होती है एसेसरीज के साथ में, उन्होंने पूरा माउंट एवरेस्ट फतह किया। कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्लाइंड होने के बाद में भी अपनी पूरी क्रिकेट टीम बना के और वर्ल्ड लेवल पे जाके वो अपने चीज़ों को हासिल करते हैं। तो ये सब फैक्ट है कि एज के साथ में कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो एग्रावेट होती है, कुछ होती है स्टैटिक होती है जो बिल्कुल नहीं बढ़ती। पर फिर से मैं एक ही चीज़ कहूँगी, अगर हमारी चाह है तो राह है। अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए फिजिकल बैरियर, अपने शरीर को मान लेना कि हम ये नहीं कर सकते, वो एक सोल्यूशन नहीं है। डिसेबिलिटीज़ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में भी है। हम एग्रेशन करते हैं, हम एंजाइटी डिप्रेशन इन चीज़ों में जाते हैं, एक तरीके से एक विकार ही तो है। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपने शरीर को स्वस्थ तभी मानते हैं जब हम मन से स्वस्थ होते हैं, और योग हमें वो आत्मबल प्रदान करता है जिसकी वजह से हम अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। और आपने इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए, और मेरे दिमाग में जो एग्जाम्पल आता है वो स्टीफन हॉकिंग का आता है। उनसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? उन्होंने इतने सारे बदलाव दिए हमें, जो उन्होंने थ्योरीज डिस्कवर की हैं। आज जितनी भी हमारी डेवलपमेंट हुई है दुनिया की, वो उनके बिना पॉसिबल नहीं थी। और उन्हें ALS था। ALS, वो व्हील चेयर पे थे और उन्होंने एक लंबी ज़िंदगी बिताई। बावजूद इसके कि उन्हें ALS था, उन्होंने कोई भी दिक्कत खुद पर हावी नहीं होने दी। मैम, जैसे कि यही कि अगर एज कैटेगरी का कोई डिफरेंस नहीं है, एक छोटे बच्चे को भी ऑटिज्म हो सकता है और एक यंग व्यक्ति को भी हो सकता है, एक 80+ इंसान को भी ऑटिज्म हो सकता है, तो क्या इन सभी के लिए जो योग की क्रियाएं होंगी वो सेम रहेंगी या कुछ उसमें वेरिएशंस आएंगे? हम वेरिएशंस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इन लोगों को जो प्रैक्टिसेस होंगी उसके लिए सबसे पहली लैंग्वेज है आपकी लव एंड अफेक्शन। पहले उनका फेथ लेना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसको हर चीज़ में आप बहुत तरीके से सलीके से समझाएंगे, कराएंगे, और जिस तरीके से जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो कुछ समझ उसकी डेवलप होती जाती है विद द सिचुएशंस। और जैसा कि मैंने बताया कि उनके पास अपना एक सिक्स्थ सेंस होता है जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं, तो वो उनका विद टाइम डेवलप होता है, विद गॉड ग्रेस वो उन लोगों का बढ़ता है।
तो थोड़ा थोड़ा आसान होता जाता है विद द एज कि उन लोगों को आप प्रैक्टिसेस थोड़ी सी आसान तरीके से, हार्ड प्रैक्टिसेस भी उनको करा सकते हैं जी। जैसे चक्रासन आपका, और कुछ कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, सर्वांग आसन, विपरीत करणी आसन, ये सारी प्रैक्टिसेस आप उनको करा सकते हैं। बट उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वो आपकी मॉनिटर, आपको देख रेख में ही आप उन अभ्यासों को उनको कराएंगे। जी जी, जैसा कि आपने कहा कि ये मॉनिटरिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके लिए केयर बहुत ज़रूरी है, लव एंड अफेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है जितने भी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनके आसपास जितने भी व्यक्ति हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैम बेहद धन्यवाद आपका आज के हमारे सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और जो योग की क्रियाएं आपने पहुंचाई है उसके लिए भी बेहद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद करना चाहेंगे हम अपने डेमोन्स्ट्रेटर का भी। मुरली, आपका बेहद धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो योग की क्रियाएं हैं, एक एक स्टेप आपने बहुत ही क्लियरली, बहुत ही क्लैरिफिकेशन के साथ आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए बेहद धन्यवाद। धन्यवाद हर उस दर्शक का जिसने हमें यहाँ देखा। अगर किसी भी कारणवश आपने इस कार्यक्रम को नहीं देखा है तो आप इसे फिर से देख सकते हैं। एनसीईआरटी ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर ये वीडियो आपको मौजूद मिलेगी। और अगर आप इसका पुनः प्रसारण देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं आप आज शाम 8 से 8:45 तक, ई विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक। और जाने से पहले हम आपको एक और इम्पॉर्टेंट सूचना ज़रूर देना चाहेंगे, वो है एनसीईआरटी की किताबों के बारे में। नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल आ चुका है और बच्चे बहुत ही खुश हैं। तो उन्हें जो 2023-2024 की किताबें हैं, नई किताबें, उनको भी खरीदने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप उन्हें डायरेक्टली खरीद सकते हैं एनसीईआरटी के सेल्स काउंटर से, जो कि मौजूद हैं कुछ कुछ शहरों में, जैसे कि नई दिल्ली, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी और कोलकाता। ये जो सेल्स काउंटर हैं ये फंक्शनल हैं सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक। और कोई भी छुट्टी वाले दिन भी आप जा सकते हैं, चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो, चाहे गैजेटेड हॉलीडे हो, ये सेल्स काउंटर खुले ही रहेंगे। तो आप उन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। अगर आप इनकी सॉफ्ट कॉपीज़ को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट पे जाना होगा ncrtbooks.ncrt.gov.in, और वहाँ पर आप इन बुक्स का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जिस भी क्लास की आपकी रिक्वायरमेंट है, और उस हिसाब से वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी। आपको कोई डिलीवरी फ़ी नहीं देनी है, कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं पे करना है। अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, एनसीईआरटी दीक्षा या ई पाठशाला की वेबसाइट, या फिर उसकी मोबाइल ऐप से भी जो पीडीएफ वर्जन है बुक का वाटरमार्क के साथ, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसे पढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बात और बताना चाहेंगे, हमारे जो ऑथराइज्ड वेंडर्स हैं एनसीईआरटी के, उनकी अगर आप लिस्ट जाना चाहते हैं और वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा ncrt.nic.in, और उस लिस्ट को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये थी हमारी एनसीईआरटी की किताबों के बारे में जानकारी। और एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हम उम्मीद करते हैं आप प्रतिदिन योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली फिट रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो किसी भी कारणवश हिलना नहीं चाहिए। आप चाहे डिफरेंटली एबल्ड है, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप किसी से भी कम नहीं हैं, और जो अपना कॉन्फिडेंस है उसे मेंटेन रखिएगा और खुद को कभी भी किसी से कंपेयर मत कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो भी करें आप स्पेशल हैं, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं हूं तन्वी खुराना और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।